तो हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं एक बार फिर से जेम्स बॉन्ड की सीरीज की 5वीं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है यू ओनली लिव ट्वाइस। और ये मूवी भी अपने पिछले पार्ट की तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार तो इस मूवी को ज़रूर देखिए। तो चलिए अब मैं आपको इस मूवी की IMDb रेटिंग, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूँ। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 और इसका बजट था $9.5 मिलियन और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी $112 मिलियन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह मुझे प्यार दे रहे हैं उसी तरह मेरे और भी आने वाले वीडियोस को करें। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं वीडियो फटाफट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज इसी तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तो चलिए बिना कोई और वक्त जाया किए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका का एक स्पेसक्राफ्ट देखते हैं जो आउटर स्पेस में होता है और यहाँ पे सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि तभी हवाई के स्टेशन से बताया जाता है कि उनके स्पेसक्राफ्ट के नज़दीक किसी दूसरे का भी स्पेसक्राफ्ट है जो तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा होता है। और एक एस्ट्रोनॉट जो बाहरी होता है वो उस स्पेसक्राफ्ट को देख लेता है और वो एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट से कहता है कि ये स्पेसक्राफ्ट हमारे स्पेसक्राफ्ट से दुगना बड़ा है। और जब वो एस्ट्रोनॉट कह ही रहा होता है कि तभी उस स्पेसक्राफ्ट का आगे वाला हिस्सा खुल जाता है और वो धीरे धीरे करके यूनाइटेड नेशन के स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर ले लेता है। और यहाँ अर्थ पे उनका सिग्नल भी टूट जाता है और यहाँ पे सभी स्पेस एजेंसीज वाले चौकन्ना हो जाते हैं और वो लोग उस स्पेसक्राफ्ट को ढूंढने लगते हैं, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो स्पेसक्राफ्ट उन लोग को नहीं मिल पाता। और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अमेरिका ये क्लेम करती है कि सोवियत यूनियन ने उनका स्पेसक्राफ्ट चुराया है, मगर सोवियत यूनियन अपने बचाव में कहती है कि पूरी दुनिया जानती है कि हम कितने शांति प्रिय लोग हैं। तो अमेरिका उन सभी लोग के सामने ये कहती है कि अगले 20 दिनों में अमेरिका अपना दूसरा स्पेसक्राफ्ट स्पेस में छोड़ेगा और अगर इस स्पेसक्राफ्ट के साथ कोई भी दखल अंदाजी हुई तो इसे जंग की शुरुआत मानी जाएगी। और तभी यूनाइटेड किंगडम के एक मेंबर अमेरिका के मेंबर से पूछते हैं कि आखिर सोवियत यूनियन को अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट चुरा के क्या मिलेगा। तो इसके जवाब में अमेरिका का मेंबर उनसे कहते हैं कि शायद सोवियत यूनियन उस स्पेसक्राफ्ट को अपने मिलिट्री के लिए यूज करना चाहेंगी। तो इसके जवाब में यूनाइटेड किंगडम के मेंबर कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि उस अनजान स्पेसक्राफ्ट में सोवियत यूनियन का कोई हाथ है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सिंगापुर के ट्रैकिंग डिवाइस से उस स्पेसक्राफ्ट को जापानी समुद्र में देखा गया है, जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए हमने अपने एक इंटेलिजेंट आदमी को हांगकांग भेजा है। और फिर हम देखते हैं कि वो इंटेलिजेंट आदमी और कोई नहीं जेम्स बॉन्ड ही होते हैं और वो हांगकांग में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे होते कि तभी वो लड़की अपने बिस्तर से उठ के जा ही रही होती कि तभी जेम्स बॉन्ड उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं, मगर तभी वो लड़की एक बटन दबाती है जिसकी वजह से जेम्स बॉन्ड का बेड पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और तभी वो दरवाजा खोलती है और वहाँ से 2 आदमी गन लेके आते हैं और वो जेम्स बॉन्ड के ऊपर फायर करने लगते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जब पुलिस उस बेड को नीचे करती है तब वो देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड अब जिंदा नहीं रहे। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड की डेथ की न्यूज़ न्यूज़पेपर में भी छप चुकी होती है और यहाँ पे नेवी वाले जेम्स बॉन्ड की बॉडी को समुद्र में गिरा देते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जब वो उनकी बॉडी को समुद्र में गिरा देते हैं कि तभी वहाँ पे 2 स्कूबा ड्राइवर्स उनकी बॉडी को उठा के एक सबमरीन में लेके जाते हैं और वहाँ पे जेम्स बॉन्ड की बॉडी के ऊपर जो कपड़े लगाए होते हैं उसे वो लोग फाड़ने लगते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड अभी भी जिंदा ही होते हैं। और फिर वो अपने बॉस एम से बात करने जाते हैं और वहाँ पे उनके बॉस एम उनसे कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा केस है, इसीलिए मैंने तुम्हारा फेक मर्डर करवाया है। तो यहाँ पे जेम्स बॉन्ड उनसे पूछते हैं कि मुझे सारी बात तो समझ में आ गई है सर, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर हमारे सिंगापुर के ट्रैकिंग डिवाइस से ये पता चला है कि वो अनजान स्पेसक्राफ्ट रशिया में नहीं उतरा है तो वो कहाँ उतरा होगा। तो उनके बॉस कहते हैं कि हमारे मुताबिक वो स्पेसक्राफ्ट जापान में लैंड हुआ होगा, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, मगर पीएम चाहते हैं कि हम किसी भी चीज को नजरअंदाज ना करें। तो जेम्स बॉन्ड अपने बॉस से कहते हैं कि क्या जापानी ऐसे रॉकेट बनाने में सक्षम है। तो उनके बॉस कहते हैं कि मुझे नहीं लगता। तो जेम्स बॉन्ड पूछते हैं कि आखिर कौन हो सकता है इन सब में। तो उनके बॉस उनसे कहते हैं कि तुम्हें इसी का पता लगाने के लिए जापान जाओगे, इससे पहले एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। और इतना कहते ही उनके बॉस उनको एक लेटर थमाते हैं जिसमें टोक्यो का एक जगह का पता लिखा होता है और उसमें एक जन का नाम लिखा होता है और वो कहते हैं कि हमारा आदमी एंडरसन तुमसे वहीं पे संपर्क करेगा।
और जब जेम्स बॉन्ड वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके बॉस एम उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं, इससे पहले अमेरिका अपना स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लॉन्च करे और मेरे सूत्रों के मुताबिक रशिया उससे पहले अपना स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लॉन्च करेगा। तुम वक्त बर्बाद मत करना। और वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमने जापानीज आईएएस के साथ इस केस के लिए एक कोड फाइनल किया है जो है आई लव यू। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड जापान के टोक्यो सिटी में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पे वो सीधा उनके बॉस के दिए गए पते पे पहुँचते हैं और वहाँ पे वो एक टकले आदमी से मिलते हैं और उस टकले आदमी से जेम्स बॉन्ड सारोने यामा के बारे में पूछते हैं और फिर वो टकला आदमी उनको सारोने यामा के पास लेके जाता है। और जब वो सारोने यामा से मिलते हैं तब सारोने यामा उनको एक सुमो रेसलिंग मैच का टिकट देते हैं और एक आदमी को बुलाते हैं और उस आदमी के साथ जेम्स बॉन्ड को भेज देते हैं और वो आदमी जेम्स बॉन्ड को एक सुमो रेसलिंग के मैच में बैठा के चला जाता है। और जब जेम्स बॉन्ड उस सुमो रेसलिंग मैच को देख रहे होते हैं कि तभी एक लड़की उनके पास आके बैठ जाती है और जब वो लड़की मैच देख रही होती है कि तभी जेम्स बॉन्ड उससे वही कोड आई लव यू कहते हैं। तो वो लड़की कहती है कि मेरी कार पार्किंग में खड़ी है। तो जेम्स बॉन्ड उससे पूछते हैं कि तो कहाँ जाएंगे। तो वो लड़की कहती है कि मैं एक होटल जानती हूँ जहाँ पर आपका एक दोस्त है मिस्टर एंडरसन। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जेम्स बॉन्ड को मिस्टर हेनरिसन के पास लेके जाती है और यहाँ पे जेम्स बॉन्ड और मिस्टर हेनरिसन आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ पे मिस्टर हेनरिसन जेम्स बॉन्ड को कहते हैं कि आपका सबसे खास निशाना होगा टनाका। तो यहाँ पे जेम्स बॉन्ड उनसे पूछते हैं कि ये टनाका कौन है। तो मिस्टर हेनरिसन उनको बताते हैं कि टनाका जापानीज खुफिया सर्विस का हेड है और उसकी पहचान पूरे जापान में सबसे ज्यादा खुफिया है। तो जेम्स बॉन्ड उनसे पूछते हैं कि मैं उससे कब मिल सकता हूँ। तो मिस्टर हेनरिसन उनसे कहते हैं कि आप आज रात ही टाइगर से मिलेंगे। दरअसल टनाका को टाइगर उसके करीबी दोस्त ही बोल सकते हैं। और फिर मिस्टर हेनरिसन जेम्स बॉन्ड को कहते हैं कि मुझे लगता है लंदन का ये सूचना बिल्कुल सही है कि वो स्पेसक्राफ्ट जापान से भेजी गई थी। मुझे नहीं पता ये कैसे और कहाँ हो रहा है और ये भी मत पूछिए कि ये कौन कर रहा है, मगर मुझे इतना पता है कि इन सब के पीछे कोई बड़ी विदेशी कंपनी का ही हाथ है। मगर वो रशिया नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है, और वो जापान भी नहीं हो सकता। हालांकि एक बहुत ही बड़ी जापानी इंडस्ट्री कंपनी यहाँ पर। इतना कहते ही मिस्टर हेनरिसन बोलना बंद कर देते हैं और जब जेम्स बॉन्ड उनके पास जाते हैं तब वो देखते हैं कि कोई उनके पीछे से उनको चाकू मार के भाग गया होता है। तो जेम्स बॉन्ड उस आदमी को पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं जिसने मिस्टर हेनरिसन को मारा होता है और वो उस आदमी को देख भी लेते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड उस आदमी को पकड़ लेते हैं मगर वो आदमी अपने जेब से चाकू निकाल के जेम्स बॉन्ड को मारने ही वाला होता है कि तभी जेम्स बॉन्ड उसे मार देते हैं। वहाँ से वो थोड़ी दूर एक कार को देखते हैं जिस कार में एक आदमी बैठा होता है और उसको देख के जेम्स बॉन्ड को लगता है कि ये जरूर उसी आदमी का साथी होगा जिसने मिस्टर हेनरिसन को मारा होगा। तो जेम्स बॉन्ड फटाफट उस आदमी के पास जाते हैं जिस आदमी ने मिस्टर हेनरिसन को मारा होता है और फटाफट जेम्स बॉन्ड उसके कपड़े पहन लेते हैं। फिर वो अपने मुंह पे एक सर्जिकल मास्क और अपने सिर पे एक टोपी लगा लेते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि उन्हें बहुत चोट लगी है। और फिर जेम्स बॉन्ड उस आदमी की गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो आदमी जेम्स बॉन्ड को एक ओसेटो कंपनी में लेके जाता है और फिर वो आदमी जेम्स बॉन्ड को एक ऑफिस रूम में लेके जाता है और वहीं पे एक सोफे पे बैठा देता है। और जब वो आदमी जेम्स बॉन्ड के मुंह पे से मास्क हटाता है तब जेम्स बॉन्ड उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड और उस आदमी के बीच में बहुत देर तक फाइट होती है मगर जैसे तैसे करके जेम्स बॉन्ड उसको मार डालते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड जब उसकी लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं कि तभी वो एक तिजोरी को देखते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड अपने जेब से एक डिवाइस निकाल के उस तिजोरी को खोलना शुरू करते हैं कि तभी उन्हें कुछ लोगों की चलने की आवाज़ आती है। दरअसल यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो नज़र रख रहे होते हैं मगर वो जैसे ही जेम्स बॉन्ड के रूम की तरफ आते हैं वैसे ही वो मुड़ जाते हैं और यहाँ पे जेम्स बॉन्ड उस तिजोरी का दरवाज़ा खोल लेते हैं मगर जैसे ही वो उस तिजोरी का दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही वहाँ पे अलार्म बज जाता है। तो जेम्स बॉन्ड उस तिजोरी में से कुछ पेपर्स उठा लेते हैं और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि वो लोग जेम्स बॉन्ड के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं मगर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके वहाँ से निकल लेते हैं और जब वो गेट तक पहुँचते हैं तब उन्हें वही लड़की दिखती है और वो उस लड़की के गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग लेते हैं। फिर जब वो लड़की कार चला रही होती है तब जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं कि तुम यही चाहती थी ना। तो वो लड़की जेम्स बॉन्ड से कहती है कि आपका मतलब क्या है। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आपकी मदद करना। तो जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं जैसे तुमने मिस्टर हेनरिसन की। और इतना कहते ही जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं कि अभी के अभी गाड़ी रोको। तो वो बिल्कुल सुनसान जगह पे गाड़ी रोकती है और वहाँ से भागने शुरू करती है और उसके पीछे पीछे जेम्स बॉन्ड भी जाते हैं और फिर वो लड़की एक जगह जाके रुक जाती है और जब जेम्स बॉन्ड उसके करीब जाते हैं कि तभी वो नीचे गिर जाते हैं। दरअसल वहाँ पे एक ट्रैप लगा होता है जिसमें जेम्स बॉन्ड फंस गए होते हैं और वहाँ से वो नीचे जाने लगते हैं। फिर वो एक अंडरग्राउंड रूम में आ जाते हैं और फिर वो एक आदमी को देखते हैं
जो जेम्स बॉन्ड को अपनी पहचान कराता है दरअसल ये टनाका होता है। और इतना कहते ही जेम्स बॉन्ड उससे पूछते हैं कि अगर तुम टनाका हो तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो टनाका उनको आई लव यू कहता है, जिसे सुनकर जेम्स बॉन्ड टनाका से हाथ मिला लेते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड टनाका को वही ओसाटो कंपनी की तिजोरी से चुराए हुए पेपर दिखाते हैं। और फिर टनाका उन पेपर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ये ऑर्डर नेवल स्टोन्स के लिए है, 500 किलो मक्खन, 50 बक्से लॉक्स के। और फिर तभी टनाका जेम्स बॉन्ड से पूछते हैं कि ये लॉक्स क्या होता है। तो जेम्स बॉन्ड उनसे कहते हैं कि ये लिक्विड ऑक्सीजन का तकनीकी नाम है जिससे रॉकेट का फ्यूल बनता है। और फिर टनाका उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें चलना चाहिए। और फिर वहाँ से जेम्स बॉन्ड और टनाका वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और टनाका आपस में बात कर रहे होते हैं। और बातों में जेम्स बॉन्ड टनाका से कहते हैं कि वो सफेद कार वाली लड़की क्या तुम्हारी गैंग की मेंबर है। तो टनाका उनसे कहते हैं हाँ, उसका नाम अकी है। और जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टाइगर का एक आदमी टाइगर के पास आके कहता है कि जो पेपर जेम्स बॉन्ड ने दिया होता है उस पेपर में एक डॉट और एक फोटो मिला होता है। तो फिर जेम्स बॉन्ड और टाइगर उस फोटो को देखने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि उस फोटो में बस एक जहाज और एक जमीन का टुकड़ा होता है। और फिर टाइगर जेम्स बॉन्ड को वो डॉट दिखाता है और उस डॉट के एकदम अंदर जापानीज में कुछ लिखा होता है, जिसे टाइगर जेम्स बॉन्ड को पढ़ के सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि परगेटा जहाज की एक अमेरिकी लड़की से ली गई तस्वीर सावधानी बरतने के लिए उसे खत्म कर दिया गया है। तो जेम्स बॉन्ड एक बार फिर से उस जहाज की फोटो देखते हैं और उस जहाज पे जब वो जूम करते हैं तब वो देखते हैं कि उस जहाज का नाम निंगपो होता है। और फिर टाइगर अपने आदमी से कहता है कि इस निंगपो नाम के जहाज की तहकीकात करो। और फिर जब जेम्स बॉन्ड उस जहाज की बाई तरफ देखते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ड्राइविंग करती हुई लड़कियां दिखती हैं उन्हें। तो जेम्स बॉन्ड टाइगर से कहते हैं कि उस किनारे की क्या मुझे पहचान मिल सकती है। तो टाइगर उनसे कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं इसके बारे में अभी पता लगाता हूँ। और फिर जेम्स बॉन्ड टाइगर से पूछते हैं कि ओसाटो केमिकल्स का हेड कौन है। और टाइगर इनका जवाब देते हैं कि मिस्टर ओसाटो केमिकल्स के हेड हैं। तो जेम्स बॉन्ड टाइगर से कहते हैं कि क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो। तो टाइगर कहते हैं हाँ, क्यों नहीं। और फिर टाइगर जेम्स बॉन्ड को अपने घर लेके जाते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड और टाइगर नहा रहे होते हैं तब टाइगर उनसे कहते हैं कि अगर हेनरिसन की थियरी सही है तो कोई विदेशी ताकत भला जापान से मिसाइल क्यों लॉन्च करवाएगी। तो जेम्स बॉन्ड उनसे कहते हैं कि अगर कभी उनका पता चल गया तो वो इस बात से मुकर पाएंगे, खासकर कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही होगी। तो टाइगर उनसे कहते हैं यानी मिस्टर ओसाटो। तो जेम्स बॉन्ड उनसे कहते हैं मुमकिन है। तो टाइगर जेम्स बॉन्ड से कहते हैं मगर मिस्टर ओसाटो जापान के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक हैं। तो जेम्स बॉन्ड उनसे कहते हैं कि नहीं, वो एक बड़ी सी ढाल है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड मिस्टर ओसाटो से मिलने के लिए उनकी कंपनी ओसाटो केमिकल्स में जाते हैं, जहां पर एक दिन पहले वो वहां पे गए थे और वहां की तिजोरी में से वो पेपर्स चुरा के लेके आए थे। और यहाँ पे जेम्स बॉन्ड अपना नाम मिस्टर फिशर रखते हैं और खुद को एम्पायर्स केमिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर बताते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। और फिर जेम्स बॉन्ड मिस्टर ओसाटो और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी ब्रांच से मिलते हैं। और जब ओसाटो और जेम्स बॉन्ड बात कर रहे होते हैं तब ओसाटो अपनी एक्सरा मशीन की मदद से जेम्स बॉन्ड के पॉकेट में गन देख लेता है। फिर जब जेम्स बॉन्ड और ओसाटो आपस में बात कर लेते हैं तब जेम्स बॉन्ड वहां से जाने लगते हैं। और फिर ओसाटो ब्रांच से जेम्स बॉन्ड को खत्म करने के लिए कहता है। और फिर जब जेम्स बॉन्ड वहां से जा रहे होते हैं तभी कुछ आदमी उनके पीछे से उनको मारने ही वाले होते हैं कि तभी एंड टाइम पे अक्की वहां पे आ जाती है और वो जेम्स बॉन्ड को नीचे झुकने के लिए कहती है। और तभी वो गुंडे जेम्स बॉन्ड के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड इसमें बच जाते हैं और वो फटाफट अक्की की गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से फटाफट भागने लगते हैं, मगर वो गुंडे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड के ऊपर गोलियां चलाई होती है वो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। जब वो लोग उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं तभी अक्की टाइगर से कांटेक्ट करती है और वो टाइगर से कांटेक्ट करके सब कुछ बता देती है। और टाइगर उन दोनों की मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजता है और उस हेलीकॉप्टर में से एक मैग्नेट निकलता है जो उन गुंडों की गाड़ी पे चिपक जाता है और वो हेलीकॉप्टर उन गुंडों की गाड़ी को एक समंदर में लेके जाकर गिरा देता है। और जब जेम्स बॉन्ड और अक्की वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी टाइगर जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि वो शिप निंगपो ओसाटो केमिकल्स टोक्यो का ही है और इस वक्त वो कोबी डॉक्स पर लोड हो रहा है और वो आज शाम 5 बजे वहाँ से शंघाई के लिए निकल जाएगा। आपको इसी वक्त वहाँ पर जाकर जांच पड़ताल करनी होगी। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं ठीक है, हम अभी कोबी डॉक्स की तरफ जा रहे हैं। आप एम से कह के
लिटिल नेली और उसके फादर को बुलवाना। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और उनके साथ अक्की निंगपो जहाज की जांच पड़ताल कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी तरफ एक फॉक लिफ्ट उन दोनों को कुचलने के लिए आ रही होती है। मगर जेम्स बॉन्ड अक्की को अपने साथ लेकर साइड हट जाते हैं। मगर तभी वो देखते हैं कि उनको चारों तरफ से गुंडों ने घेर लिया है। मगर जेम्स बॉन्ड अक्की को अपने साथ लेकर उन गुंडों को चकमा दे देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पे वो गुंडे जेम्स बॉन्ड पे गोलियां चलाने लगते हैं, इसीलिए जेम्स बॉन्ड भी उन पे गोलियां चलाते हैं। और यहाँ पे जेम्स बॉन्ड अक्की से कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ और जाकर टाइगर से कहना कि इस निंगपो जहाज के ऊपर कड़ी नजर रखे। हालांकि अक्की उन्हें मना कर रही होती है, मगर जेम्स बॉन्ड उसे भेज देते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड यहाँ पे उन सभी लोगों को अपने पीछे लगाकर चकमा दे देते हैं। और जब वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी एक आदमी उनके सिर पे वार करता है, जिसके वजह से जेम्स बॉन्ड बेहोश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर ओसाटो आता है और ओसाटो अपने गुंडों से कहकर जेम्स बॉन्ड को नंबर 11 के पास भिजवाता है। और इस नंबर 11 से हमें पता चलता है कि इसमें भी एक बार फिर से स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। और फिर हम देखते हैं कि वो गुंडे जेम्स बॉन्ड को ब्रांड के पास लेके आए होते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड को होश आता है तब ब्रांड अपने सभी गुंडों को बाहर भेज देती है और अकेले में जेम्स बॉन्ड से बात करने लगती है। यहाँ पे ब्रांड जेम्स बॉन्ड से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं कि मैं मिस्टर फिशर हूँ, जैसा कि तुम जानती हो। तो ब्रांड जेम्स बॉन्ड को एक चमड़ी निकालने वाली चाकू से डराने लगती है और वो चाकू उनके पॉकेट में रख के उन्हें किस कर देती है। और यहाँ पे जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं कि मैं एक जासूस हूँ और मैं यहाँ पे ओसाटो का मोनोसोडियम ग्लूटामेट बनाने का नया तरीका चुरा लूंगा, तो मैं उसे बेचकर $1.5 करोड़ कमा लूंगा और मैं उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे टोक्यो पहुंचा दोगी तो। और हम यहाँ से यूरोप चले जाएंगे। तो ब्रांड इसके लिए तैयार हो जाती है और वो जेम्स बॉन्ड की रस्सी काट देती है। और यहाँ पे ब्रांड और जेम्स बॉन्ड भी नजदीक आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ब्रांड जेम्स बॉन्ड को प्लेन के सहारे टोक्यो लेके जा रही होती है। और जब जेम्स बॉन्ड और ब्रांड आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी ब्रांड अपना लिपस्टिक जेम्स बॉन्ड के पास फेंकती है और उसमें से बहुत तेज लाइट आने लगती है, जिसके वजह से जेम्स बॉन्ड अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और तभी ब्रांड एक बटन दबाती है, जिसके वजह से जेम्स बॉन्ड के हाथ अटक जाते हैं और ब्रांड एक पैराशूट लेके प्लेन में से कूद जाती है और जेम्स बॉन्ड को मरने के लिए छोड़ देती है। मगर तभी जेम्स बॉन्ड अपना हाथ जैसे तैसे करके निकाल लेते हैं और वो उस प्लेन को कंट्रोल करने लगते हैं और एक खुली सड़क पे वो एक क्रैश लैंडिंग करते हैं और वो उस प्लेन से फटाफट निकल जाते हैं। और फिर तभी वो प्लेन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। फिर सीन ऐसे शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड टाइगर के घर पे होते हैं कि तभी टाइगर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमने उस तस्वीर वाले किनारे को ढूंढ लिया है और उस किनारे का नाम मानसू है। वो कोविडोक्स और शंघाई के बीच में पड़ता है। हमने एक हेलीकॉप्टर की मदद से निंगपो का पीछा किया था और शायद से वो उस टापू पे रुका होगा, क्योंकि वो रात बहुत ही अंधेरी थी, इसलिए हम हर वक्त उसका पीछा नहीं कर पाए। पर हमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए इस फोटो को देखिए। और फिर टाइगर जेम्स बॉन्ड को निंगपो की कल रात की और आज सुबह की फोटो दिखाते हैं, जिसे देखकर जेम्स बॉन्ड समझ जाते हैं कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। और फिर जेम्स बॉन्ड टाइगर से कहते हैं कि मुझे अभी के अभी उस टापू पे जांच पड़ताल करने जाना है। तो टाइगर जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि आपकी लिटिल नेली भी इधर आ चुकी है अपने फादर के साथ। और यहाँ पे टाइगर जेम्स बॉन्ड को एजेंट क्यू से मिलवाते हैं और यहाँ पे एजेंट क्यू जेम्स बॉन्ड के लिए लिटिल नेली को असेंबल करते हैं। दरअसल लिटिल नेली एक छोटा सा प्लेन होता है। और फिर जेम्स बॉन्ड लिटिल नेली पर बैठकर मानसू आइलैंड पर जाते हैं और जब जेम्स बॉन्ड वहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तब उन्हें एक वॉल्केनो दिखता है और जेम्स बॉन्ड उस वॉल्केनो को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड जा रहे होते हैं तब उन्हें कुछ हेलीकॉप्टर्स की परछाई दिखती है और जब जेम्स बॉन्ड पीछे मुड़ के देखते हैं तब कुछ हेलीकॉप्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं और तभी वो लोग जेम्स बॉन्ड के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। मगर जेम्स बॉन्ड भी अपनी लिटिल नेली की मदद से उन सभी लोगों के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड टाइगर से कांटेक्ट करके इन सब के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो टाइगर जेम्स बॉन्ड को बोलते हैं कि वापस मत आइए जेम्स बॉन्ड, रशिया अपना स्पेसक्राफ्ट छोड़ रहा है, आप वहीं पे रह के जांच पड़ताल करते रहिए। फिर जेम्स बॉन्ड उनके कहने पे वहीं पे जांच पड़ताल करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि रशिया अपना स्पेसक्राफ्ट आउटर स्पेस में लॉन्च करता है
और लॉन्च करने के ठीक कुछ देर बाद रशिया को अपने स्पेसक्राफ्ट के नजदीक किसी दूसरे के स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं और वो अनजान स्पेसक्राफ्ट एक बार फिर से अपना मुंह खोलता है और रशिया के स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर समा लेता है। और यहाँ धरती पे रशिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को उनके स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन टूट जाता है और फिर वो अनजान स्पेसक्राफ्ट धरती पे लैंड होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड ने जिस वॉल्केनो पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उसी का ऊपर वाला पार्ट खुल जाता है और वो अनजान स्पेसक्राफ्ट उस वॉल्केनो के अंदर लैंड होता है। और यहाँ पर हम ओसाटो और ब्रांड को भी देख पाते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के नंबर 1 भी होते हैं, जिससे हमें पूरा पता चल जाता है कि इसमें भी एक बार फिर से स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ होता है। दरअसल इस बार स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि अमेरिका और रशिया में एक बहुत बड़ा वॉर हो, इसलिए उन्होंने अमेरिका और रशिया का स्पेसक्राफ्ट चुराया और फिर वो लोग अपने स्पेसक्राफ्ट से रशिया का स्पेसक्राफ्ट बाहर निकालते हैं और उसमें से वो लोग दोनों एस्ट्रोनॉट को बाहर निकालकर एक जगह लेके जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नंबर 1 वहाँ से उठकर अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो 2 जनों से मिलते हैं। दरअसल ये 2 जन जापानीज गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और इन सब में जितना भी खर्चा और इक्विपमेंट्स वो सब के सब जापानीज गवर्नमेंट इन लोग को दे रही होती है। और फिर नंबर 1 उन लोगों को साइड में बैठाकर ओसाटो और ब्रांड को बुलाता है अपने पास और जब वो दोनों उनके पास आते हैं तब नंबर 1 एक गन की तस्वीर ओसाटो को दिखाता है और पूछता है तुम्हें पता है इस गन का नाम क्या है? तो ओसाटो उनको उस गन का नाम बताता है कि इस गन का नाम वॉल्टर पीपीके है। तो नंबर 1 उनसे कहता है कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इस गन को सिर्फ एक ही जन यूज करता है, वो है जेम्स बॉन्ड। तो ओसाटो उनसे कहता है कि जेम्स बॉन्ड तो मर चुका है। तो नंबर 1 को कहता है कि ये सब एक झूठी खबर है, जेम्स बॉन्ड अभी भी जिंदा है और मैंने सुना था कि तुम्हारे ऑफिस में कोई अनजान आदमी घुसा था, वो जरूर जेम्स बॉन्ड होगा, क्या तुमने उसे मारा? तो ओसाटो उनसे कहता है कि मैंने ब्रांड से कहा था उसे मारने के लिए मगर ये नाकामयाब हुई। तो नंबर 1 उनसे कहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और इतना कहते ही वो उन दोनों को भेज देते हैं। और जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी नंबर 1 एक लीवर पे पैर दबाता है जिसके वजह से ब्रांड सीधा उसके स्विमिंग पूल में गिरती है जिसमें नंबर 1 के सबसे खतरनाक मछलियां होती हैं और वो मछलियां ब्रांड को जिंदा खा जाते हैं। और फिर स्पेक्टर नंबर 1 ओसाटो से कहता है कि बॉन्ड को फौरन ही मार दो। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड एक बार फिर से टाइगर से मिलते हैं और यहाँ टाइगर जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि अंतरिक्ष से बहुत बुरी खबर आ रही है। रशिया अमेरिका के ऊपर ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिका ने रशिया का स्पेसक्राफ्ट चुराया है और अगर इस बार किसी का स्पेसक्राफ्ट चोरी हुआ तो इस बार जंग छिड़ जाएगी। तो जेम्स बॉन्ड टाइगर से कहते हैं कि उन वॉल्केनोस में जांच पड़ताल करनी होगी और मुझे कुछ काबिल कमांडोस की जरूरत पड़ेगी। फिर जेम्स बॉन्ड टाइगर से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ कमांडोस है? तो टाइगर उनसे कहते हैं कि मेरे पास कमांडोस नहीं, निंजा कमांडोस हैं। और इतना कहते ही टाइगर जेम्स बॉन्ड को अपने निंजा ट्रेनिंग स्कूल से इंट्रोड्यूस करवाता है और टाइगर जेम्स बॉन्ड को इतना कहते ही अपना प्लान बताता है कि कैसे उस टापू पे घुस के वो लोग जांच पड़ताल करेंगे। और यहाँ पे टाइगर जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि मैं उस टापू पे अपना बेस बनाऊंगा जिसमें 100 निंजास कमांडोस होंगे और वो सबके सब मजदूर और मछुआरे बन के रहेंगे और आप जेम्स बॉन्ड आपको जापानी बनना पड़ेगा और हमारी तरह कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात आपकी असलियत छुपाने के लिए आपको एक बीवी की जरूरत पड़ेगी और आप शादी उसी लड़की से करोगे जिस लड़की को पूरा आइलैंड जानता हो और मैंने जिस लड़की को चुना है वो मेरी एक एजेंट है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड को पूरी तरह से जापानी बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और रॉकी साथ में सो रहे होते हैं, तभी आधी रात को कोई अनजान आदमी उनके छत के रास्ते से उनके रूम के ऊपर आ जाता है और वो अपनी जेब से एक जहर की बोतल निकाल के एक पतली सी रस्सी जेम्स बॉन्ड के मुंह के पास रखता है और धीरे धीरे वो जहर को नीचे गिराता है मगर गलती से वो जहर जेम्स बॉन्ड की जगह अक्की पी लेती है और फिर वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है मगर अक्की की आवाज की वजह से जेम्स बॉन्ड जाग जाते हैं और वो उस आदमी को देख लेते हैं। तो जेम्स बॉन्ड फटाफट अपनी गन निकाल के उसे मार डालते हैं और जब जेम्स बॉन्ड अक्की को बचाने जाते हैं तब तक उन्हें देर हो जाती है और अक्की उनके सामने ही मर जाती है। इससे जेम्स बॉन्ड को भी बहुत दुख पहुँचता है और तभी टाइगर वहाँ पे आ जाते हैं और वो जेम्स बॉन्ड से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। तो जेम्स बॉन्ड उन्हें सब बता देते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उन वॉल्केनो में जाके जांच पड़ताल करनी होगी। तो टाइगर जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि सारी तैयारियां हो गई हैं, बस 2 और दिन की ट्रेनिंग, जिससे जेम्स बॉन्ड भी उनकी बात मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड वहाँ पे कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं
और जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे कोई अनजान आदमी उन्हें मारने के लिए आया होता है, मगर इससे पहले वो आदमी जेम्स बॉन्ड को मार पाता, जेम्स बॉन्ड उसे मार डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड की शादी उस टापू की लड़की के साथ की जाती है। फिर हम देखते हैं कि टाइगर के सभी आदमी आइलैंड पर फैल जाते हैं और यहाँ जेम्स बॉन्ड उस लड़की के साथ उस आइलैंड पर आते हैं और अब इनके पास सिर्फ 4 दिन है इससे पहले अमेरिका अपना स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लॉन्च करे। और फिर जब वो लड़की और जेम्स बॉन्ड आइलैंड पर पहुंचते हैं तब उन्हें किसी का फ्यूनरल जाते हुए दिखता है और फिर वो लड़की जेम्स बॉन्ड को अपने घर ले जाती है। और जब रात को जेम्स बॉन्ड सो रहे होते हैं तब टाइगर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका ने लॉन्च की तारीख बदल दी है, वो आज रात के 12 बजे अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेंगे और उन्होंने रशिया को वार्निंग भी दी है। तो जेम्स बॉन्ड उनसे पूछते हैं कि तुमने पूरा आइलैंड चेक किया है? तो टाइगर उनसे कहते हैं कि हमने पूरा आइलैंड चेक किया है मगर उन वॉल्केनो के सिवाय हमें कुछ भी नहीं मिला। तभी वो लड़की कहती है कि एक चीज हुई है, कल एक लड़की रुसाकी में अपनी बोट लेके गई थी, वो एक बहुत ही बड़ी गुफा है समुंदर के छोर पर और जब उसकी बोट वापस बाहर आई तब वो मर चुकी थी। तो जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं कि क्या कल हमने उसी का मैयत देखा था? तो वो लड़की उनसे हाँ कहती है। फिर जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं कि क्या कल तुम मुझे वहाँ पर लेके जा सकती हो? तो वो लड़की इसके लिए मान जाती है और फिर जेम्स बॉन्ड उसे अपना प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि कल हम दोनों मछुआरों के साथ जाएंगे और मौका पाते ही वहाँ से रुसाकी के लिए चले जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जेम्स बॉन्ड और वो लड़की अपने प्लान के हिसाब से उस रुसाकी गुफा तक पहुँच जाते हैं और जब जेम्स बॉन्ड और वो लड़की उस गुफा के अंदर तक जाते हैं तभी जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं कि पानी में कूदो। दरअसल उस गुफा के अंदर जहरीली गैस छोड़ी गई थी जिसके वजह से वो लड़की मारी गई थी। और फिर जेम्स बॉन्ड उस लड़की से कहते हैं कि मुझे कुछ सुराग मिले हैं, क्या तुम मेरे साथ उस पहाड़ पे चलोगी? और इसके लिए वो लड़की भी राजी हो जाती है और वो जेम्स बॉन्ड के साथ उस वॉल्केनो के पास जाने लगती है। और फिर बहुत देर तक चलने के बाद जेम्स बॉन्ड और वो लड़की एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं और यहाँ जेम्स बॉन्ड और वो लड़की एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वो एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी जेम्स बॉन्ड एक हेलीकॉप्टर देखते हैं और यहाँ जेम्स बॉन्ड और वो लड़की देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर सीधा वॉल्केनो के अंदर जा रहा होता है, जिसे चेक करने के लिए जेम्स बॉन्ड और वो लड़की उस वॉल्केनो के पास जाते हैं। मगर जब तक वो लोग पहुँच पाते तब तक वो हेलीकॉप्टर गुम हो चुका होता है और इसे देखने के लिए जेम्स बॉन्ड और वो लड़की उस ज्वालामुखी के अंदर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका अपना स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लॉन्च करता है और यहाँ अमेरिका की दुनिया भर की जितनी भी यूनिट्स हैं वो सबके सब चौकन्ना हो जाएंगे जब उनका स्पेसक्राफ्ट स्पेस में होगा तब। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड उन वॉल्केनो की गहराई तक आ जाते हैं और उस वॉल्केनो को चेक करने के लिए जेम्स बॉन्ड उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं मगर वहाँ पे जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि वो एक धातु है। तो जेम्स बॉन्ड उसे और भी नजदीक से चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं मगर तभी वो धातु की परत हिलने लगती है। तो जेम्स बॉन्ड उस लड़की के पास जाकर कहते हैं कि तुम फटाफट टाइगर को और उनके सभी साथियों को यहाँ पे बुला के लाओ। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड अपना एक सूट पहन लेते हैं और जैसे तैसे करके उस वॉल्केनो के अंदर चले जाते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड छुप छुप कर एस्ट्रोनॉमेट के रूम तक पहुंच जाते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड जब यहाँ पे छानबीन कर रहे होते हैं तभी उन्हें वो कैद किए हुए एस्ट्रोनॉट्स मिलते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड उन लोगों के गेट को बम की मदद से उड़ा देते हैं मगर तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं मगर यहाँ पर जेम्स बॉन्ड और वो एस्ट्रोनॉट्स उनको संभाल लेते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड और वो एस्ट्रोनॉट उन गार्ड्स के कपड़े पहन लेते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड और बाकी के एस्ट्रोनॉमिट्स उन एस्ट्रोनॉमिट्स के रूम में जाकर उन लोगों को मार गिराते हैं और यहाँ पर कंट्रोल रूम से एस्ट्रोनॉमिक्स को बुलाया जाता है। तो जेम्स बॉन्ड और एक दूसरा आदमी एस्ट्रोनॉमिक बनकर जाते हैं और फिर जब जेम्स बॉन्ड उस स्पेसक्राफ्ट में बैठने वाले होते हैं कि तभी नंबर 1 जेम्स बॉन्ड के बदले एक दूसरे एस्ट्रोनॉमिक को भेजते हैं और खुद जेम्स बॉन्ड को अपने पास बुलाते हैं। फिर नंबर 1 अपने आदमियों से कह के जेम्स बॉन्ड का हेलमेट हटाते हैं और यहाँ पे नंबर 1 जेम्स बॉन्ड को पहचान लेता है और वो जेम्स बॉन्ड को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और हम पहली बार नंबर 1 को देख पाते हैं। और फिर नंबर 1 जेम्स बॉन्ड को अपना नाम अर्न्स्ट स्टेवलो ब्लोफील्ड बताता है। फिर नंबर 1 जेम्स बॉन्ड से कहता है कि तुम तो हांगकांग में मर चुके थे। तो जेम्स बॉन्ड उनसे कहते हैं कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है। और फिर हम देखते हैं कि नंबर 1 अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है और फिर जब वो लोग वॉल्केनो का मुंह बंद कर रहे होते हैं तभी टाइगर अपने सभी आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है।
फिर हम देखते हैं कि अर्नस्ट अपने आदमी हैन को एक चाबी और एक बटन के बारे में बताता है, जिससे जब उनका स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर ले लेगा तब वो ये बटन दबाए, जिससे अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट और उनका स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और तभी टाइगर के आदमी उन वॉल्केनो के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, मगर अर्नस्ट अपने साइंटिस्ट से कहकर उन सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए कहता है। और यहाँ पर कई सारे टाइगर के आदमी जख्मी हो जाते हैं, मगर यहाँ पर जेम्स बॉन्ड जो कंट्रोल रूम में होते हैं वो जैसे तैसे कर वॉल्केनो के दरवाजे को खोल देते हैं, मगर अर्नस्ट के गार्ड्स जेम्स बॉन्ड को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और वो लोग एक बार फिर से वॉल्केनो के दरवाजे को बंद कर देते हैं। मगर इतने ही देर में टाइगर के आदमी उन वॉल्केनो के अंदर घुस जाते हैं और उनमें से एक आदमी उस वॉल्केनो के दरवाजे के ऊपर एक स्टिक बम लगाकर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी मदद से बाहर टाइगर के जितने भी आदमी होते हैं वो सब के सब आराम से उस वॉल्केनो के अंदर घुस जाते हैं। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉर हो जाती है, जिसमें टाइगर के आदमी अर्नस्ट के सभी आदमियों को खत्म करने लगती है। तभी अर्नस्ट अपने साइंटिस्टों से कहकर अपने यहाँ के शटर बंद करवा देते हैं, जिसके वजह से टाइगर के लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। तभी अर्नस्ट जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि अब बस 8 मिनट और 8 मिनट में हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा जेम्स बॉन्ड। मगर यहाँ पर टाइगर भी आ जाता है और वो अपने आदमियों से कहकर उन शटर्स के ऊपर हमला कराता है, जिसके वजह से अब अर्नस्ट को डर लगने लगता है और वो अपने साथ जेम्स बॉन्ड को लेके जाता है। और यहाँ पर उन एस्ट्रोनॉमिट का इंचार्ज उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हें इस मिशन की जिम्मेदारी लेनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट के नजदीक वही अनजान स्पेसक्राफ्ट आ जाता है और यहाँ पर अमेरिका अपने सारे के सारे प्लेन्स रशिया के ऊपर तान देता है, ताकि जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट गायब हो वैसे ही वो लोग रशिया के ऊपर हमला कर दें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्नस्ट जेम्स बॉन्ड को अपने साथ एक दरवाजे के पास लेके आया होता है और अपने गार्ड से गन लेके वो जेम्स बॉन्ड को मारने ही वाला होता है कि तभी वो जेम्स बॉन्ड के बदले मिस्टर ओसाटो को मार डालता है। और फिर वो अपने साथ जेम्स बॉन्ड को लेके जाता है और फिर वो अपनी एक गाड़ी में बैठ जाता है और वो जेम्स बॉन्ड को अलविदा कहकर मारने ही वाला होता है कि तभी टाइगर उसकी तरफ एक चाकू जैसी चीज फेंकता है, जिसके वजह से अर्नस्ट के हाथ से बंदूक गिर जाती है, मगर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर जेम्स बॉन्ड टाइगर के पास जाकर कहते हैं कि मुझे कंट्रोल रूम में जाना है, कंट्रोल रूम में एक विस्फोटक है, अगर मैं उसे दबा दूंगा तो वो अनजान स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ही तबाह हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके उस कंट्रोल रूम में पहुंचने की कोशिश करते हैं और जब वो कंट्रोल रूम के पास होते हैं तभी उन्हें अर्नस्ट का गार्ड हैन उनको दिखता है और फिर जेम्स बॉन्ड और हैन में एक कड़ी फाइट होती है। और जब हैन और जेम्स बॉन्ड फाइट कर रहे होते हैं तभी जेम्स बॉन्ड उसकी जेब से वही चाबी निकालकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर एक बार फिर से हैन उन्हें पकड़ लेता है। तो जेम्स बॉन्ड उसे उठाकर उसी पूल में फेंक देते हैं जिस पूल में बहुत ही खतरनाक मछलियां होती हैं और यहाँ पर हैन मारा जाता है। और फिर जेम्स बॉन्ड भाग के सीधा कंट्रोल रूम में जाते हैं और यहाँ पे अमेरिका को भी पता चल जाता है कि वो अनजान स्पेसक्राफ्ट एक बार फिर से उनके स्पेसक्राफ्ट को चुराने आया होता है। और यहाँ अमेरिका में उन्होंने अपने सारे यूनिट्स रशिया के ऊपर तान दिए होते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड वक्त रहते उस एक्सप्लोसिव बटन को दबा देते हैं, जिसके वजह से वो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ही तबाह हो जाता है। और यहाँ पर अमेरिका अपने सभी यूनिट्स को वापस आने का आदेश देती है, मगर अब तक मुसीबत टली नहीं होती है, क्योंकि अर्नस्ट एक जगह जाकर एक बटन दबाता है जिसके वजह से वो पूरा वॉल्केनो अब फटने लगता है। मगर जेम्स बॉन्ड टाइगर और टाइगर के सभी आदमी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और जब वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तब उन सबके लिए मदद भी आ जाती है और फिर जेम्स बॉन्ड और वो लड़की एक साथ एक बोट में होते हैं। तब हम देखते हैं कि वो वॉल्केनो पूरी तरह से तबाह हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और वो लड़की एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी लाइफ बोट एक पनडुब्बी के ऊपर हो जाती है और उस पनडुब्बी के अंदर जेम्स बॉन्ड के बॉस होते हैं और उनके बॉस जेम्स बॉन्ड को अपने पास रिपोर्ट करने के लिए बुलाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मुझे इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे।